रात का समय था, ठंडी हवाएं चल रही थीं और आसमान में बादल छाए हुए थे। रमेश अपने ऑफिस के काम से दिल्ली से लखनऊ जाने के लिए ट्रेन पकड़ने वाला था। यह एक रात भर चलने वाली ट्रेन थी जो सुबह अपने गंतव्य तक पहुंचती। स्टेशन पर हलचल कम थी, शायद ठंड के कारण। प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर ट्रेन खड़ी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि डिब्बे लगभग खाली थे। रमेश ने अपने आरक्षित डिब्बे में प्रवेश किया। डिब्बे में केवल 4 अन्य यात्री थे। एक बूढ़ा व्यक्ति जो चुपचाप अपनी सीट पर बैठा था और बार-बार खिड़की के बाहर झांक रहा था। एक महिला जो अपने छोटे बच्चे को शांत करने की कोशिश कर रही थी और एक युवा लड़का जो अपने फोन पर गाने सुन रहा था। ट्रेन का माहौल अजीब और भारी लग रहा था। ट्रेन ने सीटी बजाई और धीरे-धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ दिया। रमेश ने खिड़की के पास बैठकर अपना बैग रखा और अपनी फाइलों को व्यवस्थित करने लगा। ट्रेन के बाहर का दृश्य धीरे-धीरे धुंधलाने लगा। ठंडी हवा खिड़की से अंदर आ रही थी और रमेश ने महसूस किया कि कुछ अजीब सा है। उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन दिल में एक बेचैनी सी थी। रात गहराने लगी। रमेश ने महसूस किया कि डिब्बे में वातावरण और भी अजीब हो गया था। वह बूढ़ा व्यक्ति अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब डरावना भाव था। रमेश ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और दुनिया में खोया हुआ हो। कुछ समय बाद ट्रेन ने एक सुनसान स्टेशन पर रुकने के लिए ब्रेक लगाया। स्टेशन का नाम कालापुर था। रमेश ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था। प्लेटफॉर्म पूरी तरह से खाली था। वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा था, बस एक टूटी हुई बेंच और एक लटकता हुआ लैंप। ट्रेन कुछ मिनटों के लिए रुकी और फिर से चल पड़ी। लेकिन जब ट्रेन आगे बढ़ी तो रमेश ने देखा कि प्लेटफॉर्म पर खड़े कुछ साए उन्हें घूर रहे थे। रमेश ने यह बात नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने सोचा कि शायद यह उसकी थकावट का असर है, लेकिन जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, रमेश ने महसूस किया कि डिब्बे का तापमान अचानक गिर गया। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपना जैकेट पहन लिया। तभी उसने देखा कि वह महिला और उसका बच्चा गायब थे। रमेश ने इधर-उधर देखा, लेकिन उन्हें कहीं नहीं पाया। क्या हो रहा है? रमेश ने खुद से पूछा। डिब्बे में अब केवल वह बूढ़ा व्यक्ति और वह युवा लड़का थे, लेकिन अचानक युवा लड़के का फोन जमीन पर गिरा और वह भी गायब हो गया। रमेश अब डरने लगा था। उसने बूढ़े व्यक्ति की तरफ देखा जो अब भी खिड़की के बाहर देख रहा था। यह सब क्या हो रहा है? रमेश ने डरते हुए पूछा। बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से उसकी तरफ देखा और कहा, यह ट्रेन तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां से कोई वापस नहीं आता। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने उठकर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ घना अंधेरा था। ट्रेन की रफ्तार अब इतनी तेज हो गई थी कि ऐसा लग रहा था जैसे यह हवा में उड़ रही हो। तभी रमेश ने महसूस किया कि डिब्बे में किसी और की मौजूदगी है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। रमेश ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन वह महिला धीरे-धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। तुम यहां क्यों आए? उस महिला ने एक ठंडी आवाज में पूछा। मुझे नहीं पता, रमेश ने कांपते हुए जवाब दिया। महिला ने एक जोरदार चीख मारी और अचानक गायब हो गई। रमेश ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन तभी ट्रेन की लाइट्स बंद हो गईं। अब डिब्बे में घना अंधेरा था। रमेश ने अपनी जेब से फोन निकाला और टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा, उसने उसकी सांसें रोक दी। डिब्बे के हर कोने में साए खड़े थे। वे सभी उसे घूर रहे थे। रमेश ने जोर से चिल्लाया और अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक जंगल में पाया। वह ट्रेन अब कहीं नहीं थी। रमेश अकेला खड़ा था और उसके चारों तरफ ऊंचे-ऊंचे पेड़ थे। हवा में एक अजीब सी बदबू थी और हर तरफ से अजीब आवाजें आ रही थीं। रमेश ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह जितना भागता उतना ही वह जंगल में फंसता जा रहा था। अचानक उसने दूर एक रोशनी देखी। वह उस तरफ भागा, लेकिन जब वह वहां पहुंचा
तो उसने देखा कि वह वही ट्रेन थी, लेकिन यह ट्रेन अब पूरी तरह से जली हुई थी। उसके अंदर से चीखने की आवाजें आ रही थीं। रमेश ने ट्रेन के अंदर झांक कर देखा और उसने अपने सभी साथी यात्रियों को देखा। वे सभी सीटों पर जले हुए बैठे थे। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और वहां वही सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। तुम अब कभी वापस नहीं जा सकते, उसने कहा। रमेश ने जोर से चीख मारी और अचानक सब कुछ काला हो गया। जब रमेश की आंखें खुली तो वह एक अस्पताल के बिस्तर पर था। डॉक्टर ने बताया कि वह एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हुआ था, लेकिन जब उसने ट्रेन का नाम पूछा तो डॉक्टर ने कहा, कालापुर एक्सप्रेस। लेकिन वह ट्रेन तो 20 साल पहले बंद हो चुकी है। रमेश अस्पताल के बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। डॉक्टरों की बात सुनने के बाद उसका दिमाग सुन्न हो गया था। कालापुर एक्सप्रेस 20 साल पहले बंद हो चुकी है। यह शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। डॉक्टर ने कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि इस दुर्घटना में बच गए, लेकिन तुम बेहोश हालत में रेलवे ट्रैक के पास मिले थे। आसपास न तो कोई ट्रेन थी और न ही कोई दूसरा यात्री। ऐसा लग रहा था जैसे तुम वहां अकेले हो। रमेश ने डॉक्टर को कुछ नहीं बताया। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने अनुभव किया वह सच था या कोई भ्रम। अस्पताल में 2 दिन बिताने के बाद उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन इस घटना ने उसकी रातों की नींद छीन ली थी। हर रात उसे वही जलती हुई ट्रेन और सफेद साड़ी वाली औरत का चेहरा दिखाई देता। घर लौटने के बाद रमेश ने ठान लिया कि वह इस घटना की सच्चाई का पता लगाएगा। उसने इंटरनेट पर कालापुर एक्सप्रेस और कालापुर स्टेशन के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया, लेकिन उसे ज्यादा कुछ नहीं मिला। यह एक पुरानी ट्रेन थी जो कभी-कभी स्थानीय यात्रियों को छोटे शहरों और गांवों तक ले जाती थी, लेकिन 20 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया था। अफवाहों के मुताबिक कालापुर एक्सप्रेस में एक रात आग लग गई थी। ट्रेन में सवार सभी यात्री जलकर मर गए थे, लेकिन दुर्घटना के कारणों का पता कभी नहीं चल पाया। कुछ लोगों का कहना था कि ट्रेन में एक महिला यात्री के साथ अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा अब भी ट्रेन में भटकती है। यह सुनकर रमेश की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। रमेश ने तय किया कि वह उस स्टेशन पर जाएगा जहां वह हादसा हुआ था। उसने अपना सामान पैक किया और कालापुर की तरफ जाने वाली बस पकड़ी। बस में बैठे हुए भी उसके मन में डर का साया मंडरा रहा था, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाया। कालापुर पहुंचने में लगभग 6 घंटे लगे। यह एक छोटा सा गांव था जहां के लोग बेहद शांत और अजीब लग रहे थे। रमेश ने एक स्थानीय चाय की दुकान पर जाकर स्टेशन के बारे में पूछा। वहां बैठे बूढ़े दुकानदार ने उसे घूरते हुए कहा, तुम उस स्टेशन के बारे में क्यों जानना चाहते हो जहां कोई जिंदा लौटकर नहीं आता? रमेश ने बहाना बनाते हुए कहा, बस इतिहास में दिलचस्पी है। दुकानदार ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, स्टेशन अब वीरान है, लोग वहां जाना पसंद नहीं करते, लेकिन अगर तुम वहां जाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। रमेश ने दुकान से दिशा पूछी और स्टेशन की तरफ चल पड़ा। यह स्टेशन गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर था। रास्ता सुनसान और डरावना था। चारों तरफ घने पेड़ थे और अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। जब रमेश स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा कि वह पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। टूटी हुई बेंच, जंग लगी पटरियां और एक पुराना बोर्ड जिस पर कालापुर स्टेशन लिखा था। वहां हर तरफ धूल और गंदगी फैली हुई थी, लेकिन रमेश को ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। रमेश जलती हुई ट्रेन के भीतर एक बार फिर गिर गया था। ट्रेन की हर सीट पर बैठे यात्री अजीबोगरीब हरकतें कर रहे थे। उनके चेहरों पर जलने के निशान और आंखों में अजीब सी चमक थी। ट्रेन का हर कोना जैसे रमेश को निगलने को तैयार था। सफेद साड़ी में लिपटी महिला रमेश के करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, तुम्हारी जिद तुम्हें यहां ले आई है, अब तुम इसका हिस्सा बनोगे। यह ट्रेन अब तुम्हारा नया घर होगी। रमेश ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सिर्फ सच जानना चाहता था। अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे जाने दो। महिला ने जोर से हंसते हुए कहा, सच को जानने की कीमत चुकानी पड़ती है,
अब तुम्हें मेरी सच्चाई को समझना होगा। यह जलती हुई ट्रेन मेरी बदले की आग है। हर यात्री जो इसमें था, उसने मेरी मदद नहीं की। अब यह ट्रेन उन सब की सजा बन गई है। रमेश ने डरते हुए कहा, लेकिन मैं तो कभी उस ट्रेन का हिस्सा नहीं था। मेरा इस सब से क्या लेना देना? महिला ने अपने चेहरे को रमेश के करीब लाकर कहा, तुम यहां हो क्योंकि इस ट्रेन ने तुम्हें चुना है। लेकिन तुम्हें एक मौका मिलेगा। अगर तुम मेरी सच्चाई को उजागर कर सको और मुझे इंसाफ दिला सको, तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इंसाफ दिलाने की कोशिश करूंगा। महिला ने धीरे से कहा, तो सुनो मेरी कहानी। यह ट्रेन उस रात जल गई थी जब मुझे इस ट्रेन में मारा गया था। मैंने मदद के लिए चीख पुकार की, लेकिन किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। न ट्रेन के गार्ड ने, न किसी यात्री ने। रमेश ने ध्यान से सुना और पूछा, तुम्हें किसने मारा था और क्यों? महिला ने कहा, मुझे उन 4 आदमियों ने मारा जो इस ट्रेन के डिब्बे में बैठे शराब पी रहे थे। मैं उनकी गंदी नीयत का शिकार बनी, और जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मेरी जान ले ली। मेरे पति ने भी मेरी मदद नहीं की, वह बस डर कर बैठा रहा। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, तो अब मुझे क्या करना होगा? महिला ने कहा, तुम्हें उन आत्माओं का सामना करना होगा जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। जब तक उनकी आत्माएं चैन नहीं पाती, तब तक यह ट्रेन अपनी जगह से नहीं हटेगी। वह धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर चला गया। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके कानों में एक ट्रेन की सीटी की आवाज गूंजने लगी। रमेश ने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां कोई ट्रेन नहीं थी। तभी प्लेटफॉर्म के एक कोने में उसे एक पुरानी लालटेन की रोशनी दिखाई दी। वह उस रोशनी की तरफ बढ़ा। वहां एक बूढ़ा गार्ड खड़ा था, जो एक पुरानी वर्दी पहने हुए था। रमेश ने उसे देखकर पूछा, यह स्टेशन इतना सुनसान क्यों है? गार्ड ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, यह स्टेशन अब इंसानों के लिए नहीं है। जो भी यहां आता है वह अपनी मर्जी से नहीं लौटता। रमेश ने हिम्मत करके पूछा, लेकिन यह सब क्यों? ट्रेन और यात्रियों के साथ क्या हुआ था? गार्ड ने कहा, तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, वापस चले जाओ जब तक समय है। लेकिन रमेश ने जिद पकड़ ली और कहा, मुझे सच जानना है। गार्ड ने ठंडी सांस ली और धीरे धीरे कहा, उस रात ट्रेन में आग लगी थी, लेकिन वह आग दुर्घटना नहीं थी। वह किसी की बद्दुआ का असर था। एक महिला को इस ट्रेन में गलत तरीके से मारा गया था, और अब वह आत्मा इस ट्रेन को कभी चैन से नहीं जाने देती। रमेश को यह सब सुनकर झटका लगा। उसने गार्ड से और सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन तभी चारों तरफ से घना कोहरा छाने लगा। गार्ड अचानक गायब हो गया। रमेश ने खुद को अकेला पाया। तभी उसने फिर से वही ट्रेन की सीटी सुनी। इस बार उसे लगा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है। उसने पीछे मुड़कर देखा और वही जलती हुई कालापुर एक्सप्रेस उसकी तरफ बढ़ रही थी। रमेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। ट्रेन करीब आई और रमेश को अंदर खींच लिया। अब रमेश फिर से उसी जलती हुई ट्रेन में था। इस बार सभी यात्री जिंदा थे, लेकिन उनके चेहरे अजीब और डरावने थे। सफेद साड़ी वाली महिला फिर से सामने खड़ी थी। उसने रमेश की तरफ इशारा किया और कहा, तुमने वापस आकर मेरी गलती कर दी। अब तुम कभी इस दुनिया में नहीं लौट पाओगे। रमेश ने ट्रेन के पहले डिब्बे की ओर कदम बढ़ाया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जो ट्रेन के गार्ड की वर्दी पहने हुए था। उसने रमेश को देखा और कहा, तुम यहां क्यों आए हो? तुम भी मेरे जैसे फंस जाओगे। रमेश ने गुस्से में कहा, तुमने उस रात मदद क्यों नहीं की? तुम तो गार्ड थे। तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि यात्रियों को सुरक्षित रखो। गार्ड ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे डर ने रोक दिया। उन आदमियों ने मुझे धमकाया था। मैं कमजोर पड़ गया और भाग गया। रमेश ने कहा, तुम्हें अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। यही तुम्हारी सजा है। तभी ट्रेन का डिब्बा अंधेरे में डूब गया। गार्ड की आत्मा ने रोते रोते कहा, मुझे माफ कर दो, और वह अंधेरे में गायब हो गया। रमेश को महसूस हुआ कि उसने पहला कदम पूरा कर लिया है।
रमेश ने दूसरे डिब्बे में कदम रखा। यहाँ 4 पुरुष बैठे थे। उनके चेहरों पर जलने के निशान थे और उनकी आंखों में डर और गुस्से का मिश्रण था। रमेश ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हें अपने पापों का सामना करना होगा। तुम्हारी आत्माओं को शांति तभी मिलेगी जब तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करोगे। उनमें से एक ने चीखते हुए कहा, हमने जो किया वह हमारी मजबूरी थी। हम उस समय बस अपनी मस्ती में थे। हमें नहीं पता था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। रमेश ने गुस्से से कहा, तुमने एक मासूम की जान ली। उसकी आत्मा अब तक चैन नहीं पा सकी है। तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। तभी डिब्बे की दीवारें जलने लगीं और चारों पुरुष चीखते हुए जलते हुए कोने में समा गए। रमेश को लगा कि उसने दूसरा कदम भी पूरा कर लिया है। अंतिम डिब्बे में रमेश को एक अकेला आदमी मिला। वह सिर झुकाए बैठा था। रमेश ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आदमी ने सिर उठाया और कहा, मैं रंजना का पति हूं। मैं उसका सबसे बड़ा गुनहगार हूं। मैंने उस रात उसे बचाने की कोशिश नहीं की। मैं बस डर कर बैठा रहा और उसकी चीखें सुनता रहा। रमेश ने कहा, तुम्हारी आत्मा को माफ करना मुश्किल है। तुमने एक पति होने का धर्म नहीं निभाया। तभी रंजना की आत्मा प्रकट हुई। उसने अपने पति की तरफ देखा और कहा, मैंने तुम्हें माफ किया, लेकिन तुम्हारा पाप इतना बड़ा है कि तुम्हें अपनी सजा भुगतनी होगी। उस आदमी की आत्मा जलकर राख हो गई और ट्रेन धीरे धीरे शांत हो गई। रमेश ने महसूस किया कि ट्रेन रुक गई है। वह प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। सफेद साड़ी वाली महिला ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुमने मुझे इंसाफ दिलाया। अब जाओ, यह ट्रेन तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगी। रमेश ने प्लेटफॉर्म से बाहर कदम रखा और देखा कि सुबह का उजाला फैल रहा था, लेकिन वह जानता था कि यह रात और यह सफर हमेशा उसकी यादों में जिंदा रहेगा।